हेलो बच्चों, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मंत्रा पर आज की बातों को लेकर के। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट में के बारे में पढ़ा। आज हम किसी रॉड के कारण, किसी चार्ज रॉड के कारण या किसी चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे, एक्सियल पॉइंट पर भी और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल और इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? जिस एक्सिस के अलॉन्ग रॉड रखी गई है उसके अनुदिश ही, उसके अलॉन्ग ही कोई पॉइंट P है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट या अक्षीय बिंदु। और इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, मान लीजिए ये पॉइंट P अगर यहां पर हो तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय स्थिति। तो हम आज क्या करेंगे, इसी चार्ज रॉड के कारण एक्सियल पॉइंट और नॉन एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। इसके लिए कुछ साधारण सी एजम्पशंस हैं, जरा देखिए। मान लेते हैं एक चार्ज रॉड है, आवेशित छड़ है AB, इसकी लेंथ कैपिटल L है और इस पर टोटल चार्ज Q है। यहां लिखा है टोटल चार्ज ऑन रॉड इज Q। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अर्थात पर यूनिट लेंथ पर चार्ज की मात्रा, इसको हिंदी में बोलेंगे कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा बराबर होगी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब मान लेते हैं कि इस इंड B से D डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करनी है। ठीक, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एजम्पशन है। हम इस रॉड को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं और एक ऐसा ही एलिमेंट यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करें ये इसी रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लंबाई कितनी है dx, एक छोटा सा नन्हा सा एलिमेंट है dx। और इस एलिमेंट की यहां से जो दूरी है, इस दूरी को हम मान लेते हैं कितनी है x। तो आप बताइए पर यूनिट लंबाई पर या पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्डा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है dx, इस छोटे से एलिमेंट dx पर कितना चार्ज होगा, उसको मैंने यहां dq से रिप्रेजेंट किया है। वो हो जाएगा पर यूनिट लेंथ पर चार्ज इनटू एलिमेंट की लंबाई। कितनी लंबाई है एलिमेंट की? dx। हम करेंगे क्या, एक छोटे से एलिमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक छोटे से एलिमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इस प्रकार के सभी एलिमेंटों को जोड़ देंगे या उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे और टोटल रॉड के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो हम क्या लिखने वाले हैं, इस छोटे से एलिमेंट, चलिए इस छोटे से एलिमेंट का नाम रख देते हैं कोई, ऐसे ही रहने देते हैं। इस छोटे से एलिमेंट dx के कारण यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लिख सकते हैं dE। क्यों dE? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी। तो उस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख देते हैं? dE। वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड dE की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड में लिखा है, डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉइंट P पर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज क्या होगा? उधर की ओर भागेगा, क्योंकि ये धनात्मक रॉड है और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है? धनात्मक। तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, और फोर्स इधर लगेगा, उधर ही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड dE की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। 1/4πε चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE बराबर हो जाएगी 1/4πε0 चार्ज। इस एलिमेंट पर चार्ज कितना है? dq। तो चार्ज हो जाएगा dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x²। इस एलिमेंट की पॉइंट P से दूरी कितनी है? x। तो हो जाएगा चार्ज dq अपॉन x²। इसको लिख क्या सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं dE इक्वल टू
1/4πε0 dq की वैल्यू कितनी है लेमडा dx अपान क्या x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं dE = लेमडा अपान 4πε0 dx अपान x स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला, इस रॉड के एक छोटे से एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब अगर पूरी रॉड के कारण निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, इस तरह के सभी छोटे छोटे एलिमेंट के कारण जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। और मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम लोग इसको कहते हैं क्या, समेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे जरा ध्यान दें। ऐसा पहला एलिमेंट पॉइंट बी पर बनेगा, एक एलिमेंट यहां बनेगा, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, ऐसे एलिमेंट कहां तक बनता जाएगा ए तक, मतलब बी से लेकर के ए तक। जरा बताइए बी की पॉइंट पी से दूरी कितनी है डी, अर्थात एलिमेंट डी से स्टार्ट होगा और कहां तक बनेगा डी से लेकर के डी प्लस एल तक, क्योंकि यहां से पॉइंट पी की दूरी क्या है डी है। तो एलिमेंट जो पहला एलिमेंट बनेगा वो पहला एलिमेंट बी के पास बनेगा और आखिरी एलिमेंट कहां बनेगा ए के पास बनेगा। इसलिए हम यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे। तो इस प्रकार के एलिमेंट, ये छोटे छोटे एलिमेंट कहां से कहां तक बनेंगे डी से लेकर के, और डी में कितना जोड़ दिया जाए एल, अर्थात डी से लेकर के डी प्लस एल तक, डी से लेकर डी प्लस एल तक। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = इंटीग्रेशन ऑफ DE, कहां से कहां तक, D से लेकर D प्लस एल तक। अर्थात इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है समेशन, और कहां से कहां तक समेशन करेंगे डी से लेकर डी प्लस एल तक। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे जो एलिमेंट होंगे वो बी से लेकर ए तक बनेंगे, और बी की जो दूरी है वो डी है और ए की दूरी जो है वो डी प्लस एल है। तात्पर्य क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये पूरी डिस्टेंस बताइए तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है डी प्लस एल। अर्थात इस प्रकार के छोटे छोटे एलिमेंट बी से लेकर के ए तक बनेंगे, अर्थात डी से लेकर और एल प्लस डी तक बनेंगे। इसीलिए इंटीग्रेशन की लिमिट रखी गई है डी से डी प्लस एल तक। अब डीई की वैल्यू रख दीजिए, डीई की वैल्यू रखोगे तो बेटा क्या आएगा, E = लेमडा अपान 4πε0 इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर। ये DE की वैल्यू रखी जो कांस्टेंट है लेमडा अपान 4πε0 बाहर कर लिया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में इसको जरा आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा लेमडा अपान 4πε0, ये हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए d से d प्लस एल तक, ये भी रहेगा d से d प्लस एल तक, ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू dx। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, लेमडा अपान 4πε0 और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपान x, लिमिट लगेगी d से d प्लस एल तक। क्यों, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जो मैथ वाले होंगे और जो बायो वाले होंगे उनकी कोई बात नहीं, अगर इंटरमीडिएट के बच्चे देख रहे हैं, इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n अपान n प्लस 1। लिमिट है a से b, अगर तो यहां पर लिमिट भी क्या लगा देंगे a से b। तो यहां पर n की जगह क्या है -2, तो यहां पर क्या लिखोगे -2, तो हो जाएगा क्या, सॉरी ये फार्मूला जो है ये होगा इंटीग्रेशन a टू b x की पावर n dx इक्वल टू x n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और लिमिट लगती है इसकी कहां से कहां तक बेटा, a से b तक। तो यहां पर n की जगह क्या है -2 है,
तो -2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 रख दीजिए, -2 ये आ जाएगा क्या, -2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2। इसको हल करोगे तो यही लिखा है जो आएगा, बस लिमिट a b की जगह यहाँ पर लिमिट क्या है, d और d प्लस l। ओके, अब इसको आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा E इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट का मतलब हो जाएगा -1 अपान d प्लस l, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस यहां पर एक है, एक फार्मूले का, प्लस हो जाएगा 1 अपान d, ये आएगा E की वैल्यू। ठीक, इसको और हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा E इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एलसीएम से बैलेंस कर दीजिए, या एक बार प्लस को पहले लिख दीजिए, 1 अपान डी माइनस 1 अपान डी प्लस एल। इसको हल करिए, E इक्वल टू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आएगा डी प्लस एल, और ये आ जाएगा डी प्लस एल माइनस डी से डी कैंसिल, E इक्वल टू आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपान डी, और ये आ जाएगा डी प्लस एल। इसको आप लिख सकते हो E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा एल अपान डी प्लस एल, ये लिखा जा सकता है। अब आप जरा बताएं, ये क्या है, लेमडा पर यूनिट लेंथ पर चार्ज, और ये क्या है, पूरी लेंथ, तो ये टोटल चार्ज देगा। वो जो पहले डेरिवेशन लिखा था उससे आप लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या था, लेमडा इज इक्वल टू था Q अपान L, तो यहां से अगर Q लिखना चाहें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा L, इसको उधर भेज दीजिए तो लेमडा L बराबर हो जाएगा Q के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q अपान डी प्लस एल। ये किसी चार्ज रॉड या चार्ज वायर के कारण उसके एक्सिस के अलॉन्ग या जिस उसके लंबाई के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, यहां पर दिखाया गया है, जैसे रॉड AB के कारण या वायर, इसको मान लीजिए वायर AB के कारण इसके एक एंड से D दूरी पर स्थित पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए जो एक्सप्रेशन है वो यहां पर निकाला गया है, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान D इंटू D प्लस L। ये आया एक्सियल पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसके पहले मैंने मिटा दिया है। अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके और सारी डेरिवेशन लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब बच्चों, अगर आपको एक्सियल पॉइंट के बजाय इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तात्पर्य ये है कि अगर ये पॉइंट P यहां ना हो करके इसके बिल्कुल मिड पर कहीं ऐसे ऊपर हो पॉइंट P, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला। अब सपोज करते हैं ये पॉइंट, यहां पर अनदर पॉइंट है P डैश, अगर यहां पर कोई पॉइंट P डैश हो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फिगर ड्रा कर लेते हैं। थोड़ी सी इस रॉड की लेंथ को हम बढ़ा देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक, तो मान लेते हैं ये कोई चार्ज रॉड है, जिस चार्ज रॉड की लंबाई AB है, ये लेंथ जो है वो इंफिनिटी भी हो सकती है। तो हम फाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए भी अभी निकालेंगे और इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी। तो मान लेते हैं A, और इसका दूसरा एंड जो है वो यहां तक गया हुआ है, ये एंड कौन सा है, B। फिर वही कहानी, इस रॉड को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ माना जा सकता है। ऐसा ही एक एलिमेंट हम यहां सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा ही एक एलिमेंट यहां सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये रहा एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम बोल देते हैं कि ये dx है, इसको ब्लैक एंड कर देते हैं।
ये एक छोटा सा एलिमेंट है इस रॉड का और इसकी लंबाई कितनी है dx, और ये जो पॉइंट है O यहां से कितनी दूरी पर है, ये x दूरी पर है। ठीक, और मान लेते हैं ये पॉइंट O से कितनी दूरी पर है, r। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस आर्म को हम मिला दें और इस एंगल को हम थीटा मान ले बेटा, तो आप बताओ ये r है और ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बताएं इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखी जाए तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्या होगी, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है इस एलिमेंट की, पॉइंट P से दूरी कितनी है, पॉइंट P से दूरी आप देख रहे हो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो रूट को हम हटा देते हैं और स्क्वायर भी हटा देते हैं, तो सिंपली ये आया। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा dx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि dq इक्वल टू बताया था आपको, dq इक्वल टू कितना बताया था बेटा, लेम्डा dx, इसलिए DE इक्वल टू ये। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर हैं हम लोग यहाँ। अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई कहे तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर कैसा आवेश है, धनात्मक, तो आप यहाँ पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उस पर बल किधर लगेगा, आपको बताया था दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज हम कंसीडर कर लें, ज्यूम कर लें, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा यही होगी, और क्योंकि ये भी प्लस होगा और पॉजिटिव यूनिट चार्ज जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की ओर। और ऐसा ही एक सिमेट्रिकल एलिमेंट यहां भी होगा, उसकी भी दूरी यहां से x ही होगी, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग बाहर की ओर, ऐसे। अर्थात ये भी DE है और ये भी क्या है, DE है। अब ध्यान दें दोनों डायरेक्शन के साथ हैं, तो इस ग्राफ को जरा हम नीचे बना लेते हैं यहां पर और समझते हैं बात को। ये कौन सा पॉइंट है, P। आप बताइए पॉइंट P की स्थिति क्या है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक, और बीच में अगर ये लाइन खींच दे ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो जरा इस ग्राफ को यहां नीचे ले आते हैं, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा। ये क्या है बेटा, DE। तो जरा इस DE को, क्योंकि ये वेक्टर है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा DE cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा DE sin थीटा। फिर इसको रिजॉल्व करिए, ये भी घटक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक आ जाएगा ऊपर की ओर, दूसरा आएगा DE cos थीटा, और एक इधर आ जाएगा DE sin थीटा। ठीक, बहुत बच्चों को भ्रम होता है कि ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि हमेशा वो समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल का मतलब पड़ा हुआ कंपोनेंट, मतलब जो लेटा हो, और वर्टिकल का मतलब ऊपर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जिस लाइन से वो एंगल बनाएगा उसी के अनुदिश या उसी के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तात्पर्य क्या है कि ये एंगल ऊपर वाली जो लाइन है उससे एंगल थीटा बनाया गया है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा। तो आप देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर हैं और विपरीत है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन सभी एलिमेंटों के इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट होगी, मतलब इन सभी का कॉस कंपोनेंट ऐड किया जाएगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर ही होगी। अर्थात अगर आपसे यहां कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, यहां से इस
फिगर से स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा ऊपर और DE sin थीटा इधर, इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा ऊपर और DE sin थीटा इधर। तो एक का DE sin थीटा इधर होगा और दूसरे का DE sin थीटा इधर होगा, तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला। बचेगा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट? cos कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ cos कंपोनेंट बचेगा। ठीक, तो चलिए हम लिख देते हैं कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस प्रकार के सभी एलिमेंट जो होंगे उन सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के cos कंपोनेंट के योग के बराबर होगी। और योग को हम क्या कहते हैं? योग को हम कहते हैं समेशन। अब समेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, लिमिट अभी बताते हैं आपको, पहले समेशन कर दें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एडिशन ऑफ DE cos थीटा। एडिशन को यहां हम क्या कहेंगे? समेशन, क्योंकि मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम एडिशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात उठती है कि ये समेशन कहां से कहां तक होगा, ये समेशन कहां से कहां तक होगा। तो सबसे पहले तो ये व्यंजक के लिए DE की वैल्यू यहां पर दी गई है। समेशन कहां से कहां तक होगा, जरा ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं कि इसको जरा डिलीट कर देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंड है, सॉरी ये एंड A यहां पर कितना एंगल सस्पेंड करता है? थीटा 1। और जो एंड B है वो एंड B कितना एंगल सस्पेंड करता है? थीटा 2। ये एंगल सस्पेंड करता है थीटा 2। तो आप बताइए यहां पर जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था, इस प्रकार के छोटे छोटे एलिमेंट कहां से कहां तक बनेंगे? A से लेकर के B तक, अर्थात थीटा 1 से लेकर के कहां तक? थीटा 2 तक। क्योंकि अगर इनकी एंगुलर पोजीशन देखी जाएगी तो एंगुलर पोजीशन जो होगी वो एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से लेकर के और थीटा 2 तक होगी। अर्थात ऐसे यहां से शुरू करेंगे और ऐसे होते हुए जाएंगे और कहां तक जाएंगे? थीटा 2 तक जाएंगे। तो जो लिमिट लगेगी वो लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्यों लगेगी? क्योंकि यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट था, इस प्रकार के एलिमेंट A से लेकर के कहां तक बनेंगे? B तक बनेंगे। A की एंगुलर पोजीशन क्या है? थीटा 1। B की एंगुलर पोजीशन क्या है? थीटा 2। इसीलिए यहां पर लिमिट लगाएंगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अच्छा, और कहां ध्यान दीजिए, उधर जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए हम थीटा 1 को माइनस रखेंगे और थीटा 2 को क्या रखेंगे? प्लस। क्योंकि देखिए यहां से थीटा 2 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं और यहां से जब थीटा 1 की ओर जाएंगे उधर तो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, इसलिए थीटा 1 को हमने यहां माइनस रखा और थीटा 2 को क्या रखा? प्लस रखा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जरा DE की। ये समीकरण 1 में DE की वैल्यू दी गई है, DE की वैल्यू रखिए जरा। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। DE की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जरा इसको इधर लाइए, E इज इक्वल टू 1 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 और ये हो जाएगा dx अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां पर देखिए cos थीटा भी था तो DE की वैल्यू रखने के बाद यहां पर क्या लगाएंगे? cos थीटा, और यहां पर भी क्या रहेगा? cos थीटा। ठीक, इसको बोल देते हैं कि इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वो इक्वेशन सेकंड है तो यहां पर कुछ और लिखने जा रहे हैं। इस त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इसको जरा डिलीट कर देते हैं, ये लिमिट समझाने के लिए था। और आपका एक्चुअल एलिमेंट यहीं पर है और उस एक्चुअल एलिमेंट ने यहां पर कितना एंगल बनाया था बेटा? थीटा एंगल बनाया था। ये फिगर था जहां से हम चले थे। ये बताइए इस त्रिभुज में अगर हम लिखे tan थीटा ट्रायंगल में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x अपान r, दैट विल बी x अपान r। सो x इज इक्वल टू r tan थीटा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इधर डिफरेंशिएट कर दीजिए तो x का हो जाएगा dx, r कांस्टेंट है
tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, मालूम है। और फिर थीटा का करेंगे तो थीटा का d थीटा है। ये 11th में मैथमेटिक्स में सब पढ़ाया जाता है, ठीक। अब dx की ये वैल्यू वहां रखिए जरा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 dx की वैल्यू। dx की वैल्यू क्या आई है, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और उसके बाद क्या है cos थीटा भी है, यहां पे लिखेंगे क्या cos थीटा अपान r स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर है, फिर है x स्क्वायर। जरा ये बताइए यहां x की जगह क्या है r tan थीटा, तो लिखेंगे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। x की जगह हम क्या लिखेंगे r tan थीटा, तो हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसको हटा देते हैं। अब यहां पर हम आएंगे E इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 r सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा अपान यह आ जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, वीडियो को रोक करके पुश करके आप डेरिवेशन इसका लिख सकते हैं। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दें, इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2, और इसको लिख सकते हैं r सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा अपान ये रहेगा r स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये सर्वसमिका है, हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब यहां से बताओ बेटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा E इक्वल टू बचेगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r को भी बाहर ले जाइए, r इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 cos थीटा d थीटा। क्यों r बाहर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष हो रहा है। इसका मतलब यहां पर वेरिएबल क्या है, थीटा है, बाकी ये सारे टर्म क्या है कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकाल दिया इसको। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin थीटा, तो E इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान r, ये cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, और लिमिट लगेगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान r, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा 1। सो इट विल बी E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान r, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा क्या प्लस, और माइनस को बाहर रख दें, माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो निगेटिव साइन को हम छोड़ देते हैं। निगेटिव साइन को छोड़ेंगे तो आ जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान r, ये आ जाएगा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, या इसको साइन थीटा 1 लिख दीजिए और इसको थीटा 2 रख दीजिए, तो क्रमबद्ध हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मालूम है तो यही फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अब ध्यान दें, अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर हो, अर्थात अगर ये पॉइंट जो है इसका बाइसेक्टर होगा, आधा आधा करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड का जो कोण होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन बाइसेक्टर है तो
θ1 और θ2 बराबर हो जाएंगे। तात्पर्य फिर से लगा दीजिए, इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 बराबर थीटा है, मान लेते हैं कि ये थीटा है, देन तो क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंपली क्या, 2 साइन थीटा। इसको हम लोग लिखें E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r साइन थीटा। अब जरा बेटा साइन थीटा को देखिए, यहां पर क्या है, साइन थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये कर्ण है, और ये कितना था, ये था r² प्लस x²। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है x, और कर्ण कितना है √r² प्लस x², इसको आप लिख सकते हो x अपॉन √r² प्लस x², लिखा जा सकता है। यहां पर वैल्यू जब रख देंगे तो E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, और वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √r² प्लस x²। ठीक, ये हो जाएगा x अपॉन √r² प्लस x²। अब जरा बताइए x² की अगर बात करें तो ये x की वैल्यू बात करें तो x होगा कितना, थोड़ा ग्राफ को हम छोटा कर देते हैं और फिर से रीड्रा कर लेते हैं। ये बताएं, ये रॉड AB थी, रॉड AB में ये पॉइंट O था, ये इसका बाइसेक्टर था, ये एंगल कितना था थीटा, ये एंगल भी कितना था थीटा। तो ये बताओ बेटा टोटल लेंथ इसकी कितनी थी L, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, अर्थात x की जो वैल्यू है यहां पर वो x की वैल्यू कितनी है L/2 है, मतलब यही तो x था, यही तो x लिखा गया था यहां पर। तो यहां पर x की जगह हम L/2 लिख सकते हैं, तो x की जगह यहां पर L/2 रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में x बराबर L/2 है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि x इज इक्वल टू L/2, हेंस इसलिए वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, और ये आ जाएगा L/2 अपॉन √r² प्लस L²/4। x की जगह हमें L/2 रखना है। ठीक, उसके बाद इसको फाइनलाइज करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन r इंटू L अपॉन r² प्लस L²/4 का अंडर रूट। आप ये बताओ बेटा लैम्डा और L क्या था, Q था, याद करो, क्योंकि लैम्डा की डेफिनेशन शुरू में क्या दी गई थी, Q अपॉन L, ये शुरू में बताया था, और शुरू में बताया था, उसको जब आप नोट करते चलेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे हम मिटाते रहेंगे और वो साफ होता रहेगा। इसलिए जो शुरू में लिखा गया था उसको वीडियो रोक करके और सब नोट करते चलिएगा, सब नोट करते चलेंगे, बाद में उन्हीं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां से अगर यल को इधर भेज देंगे, स्मॉल कैपिटल यल था, यल को इधर भेज देंगे तो कैपिटल यल हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो यह तात्पर्य क्या है, लैम्डा एल की जगह हम Q लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r अंडर रूट r² प्लस L²/4। ठीक, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आया, अर्थात किसी चार्ज वायर या चार्ज रॉड के कारण एक्सियल पॉइंट पर दूसरा व्यंजक होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर दूसरा व्यंजक होगा, और ये खास तौर पे ये इक्वेटोरियल पॉइंट का जनरल व्यंजक है, और ये हमने स्पेसिफिक केस के लिए निकाला है
कब? जब वो परपेंडिकुलर जो है उसका एकदम बाइसेक्टर हो, बीच में कट करे, अर्थात ये परपेंडिकुलर हो, आधी राड इधर हो आधी राड इधर हो, तब ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर हमको ये पता ना हो कि इधर आधी राड है इधर ज्यादा राड है, अर्थात कि राड में एक साइड में लंबाई ज्यादा हो दूसरी साइड में कम हो, तो उसके लिए जनरल व्यंजक यही लिखा जाएगा θ1 से लेकर के θ2 तक। अब मान लीजिए ये राड जो AB थी, ये राड AB इनफाइनाइट लेंथ की हो, अनंत लंबाई की। तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की हो तो जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ये B बढ़ते बढ़ते अब ये अनंत की ओर जाएगा। जरा देखिए ध्यान से, ये B बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। तो ये जो एंगल आपका थीटा है, ये एंगल पहले इतना था, जब राड बढ़ेगी तो एंगल बढ़ जाएगा, राड बढ़ेगी तो एंगल बढ़ जाएगा, राड बढ़ेगी तो एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे जैसे राड का पोर्शन उधर जाता जा रहा है वैसे वैसे ये एंगल थीटा ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और ये अप्रोच करेगा π/2 की ओर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे राड अनंत की ओर जाएगी वैसे वैसे ये एंगल थीटा ये π/2 की ओर अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं तो बिल्डिंग का 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला ऐसे देखेंगे। अगर बिल्डिंग की लंबाई अनंत तक हो तो हमारा यहां से जो एंगल होगा यहां से ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर की ओर, तो यहां से जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस राड की लंबाई ऐसे बढ़ते जाए तो ये एंगल जो थीटा यहां था, ये एंगल थीटा बढ़ते 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 कितना होगा? पाई की ओर अप्रोच करेगा। तो थीटा भी पाई, ये थीटा भी अप्रोच करेगा π/2 की ओर, और इधर भी राड की लंबाई जो है वो बढ़ रही है क्योंकि दोनों सिरे अनंत लंबाई की ओर जा रहे हैं। तो इधर भी थीटा अप्रोच करेगा किसकी ओर? π/2 की ओर। या जनरल डेरिवेशन में ये θ1 था, ये θ2 था, तो θ1 भी अप्रोच करेगा π/2 की ओर और θ2 भी अप्रोच करेगा π/2 की ओर। तो अगर राड अनंत लंबाई की हो, ध्यान से सुनिएगा, इफ राड इज infinitely large, अगर वो infinitely large हो देन तो क्या होगा? तो होगा ये θ1 θ2 दोनों अप्रोच करेंगे π/2 की ओर। अब दोनों अप्रोच करेंगे π/2 की ओर, तो जरा इसी फार्मूले में रख दीजिए ये जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन था ये पुराना वाला, तो उसमें क्या आ जाएगा? E = 1/4πε0 λ/r, ये आ जाएगा sin π/2 θ1 की भी जगह और π/2 θ2 की जगह प्लस sin π/2। So it will be E = 1/4πε0 2 λ/r। ये कब होगा? ये तब के लिए व्यंजक है जब राड फाइनाइट लेंथ की है। राड क्या है? फाइनाइट लेंथ की है, और जो ये पॉइंट P है वहां से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर गिरेगा, तब ये व्यंजक है। अगर ये मिडिल पॉइंट पर ना गिरकर सपोज करो कि पॉइंट ये जो P था वो कहीं यहां होता या यहां होता, मिडिल से हट करके, तो ये व्यंजक होगा। अगर राड इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो ये व्यंजक होगा। ठीक, ये और ये दोनों इसी से निकला है। ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, ये सब के लिए लागू होगा। इसी में दो कंडीशन मैंने रखी है। कौन कौन सी? कि बाइसेक्टर जब वो आधा आधा डिवाइड करेगा तब ये फार्मूला, अगर इन्फिनिटिव लेंथ का होगा तो ये फार्मूला आएगा। लेकिन ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों इसी फार्मूले से निकाले गए हैं। इसका मतलब ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, इसी से सब आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये हमने एक्सप्रेशन निकाला, और किसके लिए निकाला? किसी चार्ज्ड रॉड या चार्ज वायर के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्टोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम और जेईई नीट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके रोक करके आप इसको
सुन सकते हैं। ठीक, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो इसको सबसे पहले तो समझने के दौरान आप कॉपी करते चलिएगा, जैसे जैसे पॉइंट समझते चलिएगा उसको वीडियो रोक करके पॉइंट बनाते चलिएगा, क्योंकि लंबा डेरिवेशन था और जो डाटा पहले लिखा गया था उस डाटा को मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, तो पॉइंट वाइज उसको समझते चलिएगा। ठीक, इस वीडियो को पढ़िए ध्यान से, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूं तो मेरे डैशबोर्ड पर ये दिखाता है कि 30% लोग लगभग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी वीडियो देखते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राजन चतुर्वेदी का नमस्कार।